एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। हम और आप बड़े बिल्डर का बनाया घर क्यों खरीदते हैं? इसलिए क्योंकि ये भरोसा रहे कि बिल्डिंग अच्छी क्वालिटी की होगी, सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गुरुग्राम में एक बड़े बिल्डर ने यह भरोसा तोड़ दिया है। यहाँ एक बड़े बिल्डर की बनाई घटिया क्वालिटी की बिल्डिंग बड़े हादसे की वजह बन गई। क्या हुआ है गुरुग्राम में पूरा हादसा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। फ्लोर से नीचे सारा गिर गया है, ठीक है, पूरा गिरा हुआ है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। उस पे थोड़ा अगर पैर घूमता हो ना, वो घुमा के देख लो, पैर अगर हल्का पीछे से थोड़ा बहुत पैर को मूवमेंट करके देखो ना, नहीं बेटा पूरा पंजे के पास डी टावर में कुछ लोग फंसे हुए हैं, डी टावर में कुछ लोग फंसे हुए हैं अभी भी। बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, उसे देखने लायक नहीं है, अब कंडीशन में नहीं है, पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई है। ये है दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में मौजूद चिंतल पाराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। बीती शाम इसी सोसाइटी के डी ब्लॉक बिल्डिंग में बड़ा हादसा हुआ। शाम 6 बजे के करीब 18 मंजिल ऊंची इस बिल्डिंग में छठे फ्लोर पर मौजूद एक फ्लैट का फर्श अचानक नीचे जा गिरा और मलबा एक के बाद एक छतों को तोड़ते हुए पहली मंजिल तक पहुँच गया। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ हैं, ठीक हैं। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुंच गया है। और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल्ज आ गया है, हालांकि वो ग्राउंड पे नहीं गिरी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। राहत कर्मी बड़ी क्रेन और सीढ़ियों की मदद से बिल्डिंग में दाखिल हुए। इस वक्त हम गुरुग्राम की उसी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं जहां पर शाम करीब 6 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये ही वो डी टावर है जहां पर 6th फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और शाम करीब 6 बजे जो 6th फ्लोर का ड्राइंग रूम का हिस्सा था वो नीचे गिरा और अपने साथ सारे फ्लोर को ले गया। आसपास के जो लोग हैं और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि पहले भी इस बिल्डिंग की कई कंप्लेंट्स जो हैं वो प्रशासन को की जा चुकी थी कि इस बिल्डिंग की जो हालत है वो काफ़ी जर्जर हालत में है और इसमें पहले भी काफ़ी दिक्कतें आती रही हैं। पहले भी इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से गिरते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली और ये एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। राहत की बात ये रही कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में 3रे से 6ठे फ्लोर पर कोई नहीं रह रहा था। सिर्फ 1st और 2nd फ्लोर पर रहने वाले लोग मलबे की चपेट में आए। टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली, उसमें से एक की जो डेथ है वो कंफर्म्ड है। डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है, जो कि महिला 2nd फ्लोर पे जो रहती थी। 2nd फ्लोर पे उनके अलावा कोई और नहीं रह रहा था और उनकी डेड बॉडी बाहर हमने निकाल ली है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर रेनोवेशन यानी मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं कम से कम 20 बार ऑलरेडी पहले कंप्लेंट कर चुका हूं, क्योंकि हैमर मशीन चल रही थी। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स कंप्लेंट रेगुलर हो रहा था कि इतना ज़ोर से आवाज़ आता, बिकॉज मेरे को यूनिवर्सिटी क्लास लेना पड़ता था तो मैं नहीं ले पा रहा था। और इनका जो हैमर मशीन था मैं उठा के भी लाया, क्योंकि वो 1 से 3 काम नहीं होता, लेकिन उसमें भी चल रहा था तो उनको मना किया। फिर उन्होंने बोला कि हमारा 1 दिन का काम है, 1-2 दिन का काम है। सोसाइटी में रहने वाले लोग बिल्डर पर घटिया कंस्ट्रक्शन का भी आरोप लगा रहे हैं। पिछले साल भी यहां बालकनी का हिस्सा गिरने के बाद रेजिडेंट्स की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन आगे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब हादसे के बाद नींद से जागा गुरुग्राम प्रशासन मजिस्ट्रेट जांच की बात कर अपनी लापरवाही को ढकने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते भारत में एक बार फिर स्वागत है आपका। अब खबर उनकी जिन पर कोरोना की मार के बाद अब सरकार की मार पड़ने लगी है। ये खबर है मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करने वालों की, जो पेट पर लात लगने के डर से आंदोलन पर उतरा है। मुद्दा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है मुंबई सीएसटी स्टेशन पर जूते पॉलिश करने वाले लोग
रेलवे विभाग के एक नए फैसले ने इनकी रोजी रोटी पर ग्रहण लगा दिया है। आदेश के मुताबिक इन मजदूरों को अगर रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करने का काम करना है तो उसके लिए टेंडर भरना होगा। पूरे मुंबई में 1200 से ज्यादा बूट पॉलिश करने वाले ये मजदूर रेलवे स्टेशनों पर काम करते हैं। इन लोगों का कहना है कि टेंडर भरने के लिए पैसे लाएं कहां से, हम रोज काम कर कमाते हैं। ये जो मजदूर है ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये कोई बिजनेसमैन बनने का धंधा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कम खर्चे में अपना गुजारा कर रहे हैं, उसमें टैक्स भी भर रहे हैं और हमारे ऊपर नोटिस बजा करके कामगारों को लगभग 1200 कामगार हैं जो एक ही वक्त में बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पीछे उनके परिवार हैं। तो हमको रेलवे से विनती कर रहे हैं कि हमारे इन मजदूरों को टेंडर में न लेकर के इनको रिन्यूअल में लाया जाए, जिससे ये जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं ये प्रमुख लोगों की मांग पूरी की जाए। तो बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और गोवा तक आज प्रचार का शोर है, क्योंकि उत्तराखंड और गोवा में प्रचार के लिए बस 2 दिनों का वक्त और बचा है। तो यूपी में भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए 12 तारीख की शाम तक प्रचार खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, दिल्ली से यूपी और गोवा तक दौड़ रहे हैं। केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री, आज सबकी रैलियां हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जनसभा, दोपहर 2:25 पर यूपी के कासगंज में रैली, जहां से प्रधानमंत्री कासगंज के अलावा एटा, फर्रुखाबाद और बदायूं समेत 18 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। 18 विधानसभा क्षेत्रों में 89 जगहों पर बड़ी LED स्क्रीन पर पीएम मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण करने की तैयारी है। तो कासगंज के कुतुबपुर सराय गांव में भी पीएम की रैली के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। 1 लाख लोगों की रैली में पहुंचने का दावा है। सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखने के लिए पुलिस अधिकारियों की बड़ी टीम मोर्चे पर तैनात है। कासगंज के एसपी से लेकर अलीगढ़ रेंज के आईजी तक की ड्यूटी लगी है। एक जगह को बारीकी से जांचा जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए भी रिहर्सल की जा रही है। तीन हेली सर्कल बनाए गए हैं। यहाँ सीएम योगी का हेलीकॉप्टर भी उतरेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर, बदायूं में जनसभा करने के अलावा कासगंज में पीएम की रैली में भी शामिल होंगे। हालांकि अब खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्यों वाले अपने मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है कि वो मोदी की रैली में आने के बजाय अलग से रैली करें। पीएम मोदी के इस मशवरे के पीछे का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात पहुँच सके। ये बात पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से कही है। उत्तर से लेकर उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर तक में बीजेपी की सरकार है। पीएम और सीएम योगी के अलावा यूपी में प्रचार के मैदान में आज अमित शाह भी होंगे। अमित शाह यूपी के बरेली में 2 और शाहजहांपुर में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में बीजेपी के सामने खड़े अखिलेश और जयंत का भी प्रचार का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव रामपुर के चुनावी दौरे पर हैं। रामपुर की 5 विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश जनसंपर्क करेंगे और वोट की अपील। तो 2022 में अखिलेश की जोड़ीदार बने जयंत चौधरी की नजर सहारनपुर पर होगी। वो जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे। प्रचार का दम गोवा में भी दिखेगा। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद 2 जनसभाएं करेंगे। तो सुबह 11 बजे पणजी में अरविंद केजरीवाल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। केजरीवाल कल पणजी में भी रैली कर चुके हैं। ये पूरा मामला क्या लिखा है खत के अंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पुणे में कुछ दिनों पहले बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पूछा है, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त पुणे पुलिस क्या कर रही थी। छुट्टी के दिन 100 लोग अंदर छिपे थे, पत्थर थे, लाठियां थी, वो प्रशासन को दिखाई नहीं दी, पुलिस प्रशासन को या पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी को दिखाई नहीं दी। उन्होंने जेड सिक्योरिटी वाले व्यक्ति को
अंदर आते वक्त रिपोर्ट ये दिया कि आइए आइए मारने के लिए बेटी आइए आइए, ऐसे रिपोर्ट दिया। ये क्या चल रहा है? ये बंगाल नहीं है, ये केरल नहीं है, इसीलिए उसी लाइन पे चल रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। चंद्रकांत पाटिल ने इसी सिलसिले में दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव राजीव भल्ला से भी मुलाकात की और हमले के मामले में कार्रवाई की मांग की है। पूना में मेरे पर 100 शिवसेना के गुंडाओं ने हमला किया। पुणे पुलिस के सब पुलिस उस समय गायब हो गए थे। 1-2 दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। वो जो शिवसेना के गुंडे पत्थर फेंक के मार रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो पुणे पुलिस कमिश्नर के पास से इसका जवाब लेना चाहिए, ऐसा हमने आग्रह किया है। और अब बात करते हैं पंजाब की चुनावी बिसात की। पंजाब चुनाव में आज एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। ये चेहरा ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा है, लेकिन परिचय बड़ा है। देखिए जरा आखिर कौन है ये शख्सियत, हमारी इस रिपोर्ट में। ये है सुनीता केजरीवाल, पर्दे के पीछे की वो किरदार जिनकी बदौलत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के शिखर को छुआ। इनकम टैक्स अफसर से मुख्यमंत्री केजरीवाल बने। अब यही सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को अपना आशीर्वाद देने जा रही हैं, ताकि ये भी पंजाब के मुख्यमंत्री बन सके। सुनीता केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बेटी के साथ अपने देवर भगवंत मान के लिए वोट मांगने धुरी जा रही हूँ। सुनीता के इस ट्वीट पर भगवंत मान का भी जवाब आया। भाभी जी, पंजाब में आपका स्वागत है। धुरी के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान इस बार धुरी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मान का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक दलवीर सिंह गोल्डी और शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश चंद गर्ग से है। धुरी में महिलाओं के वोट को निर्णायक माना जाता है, इसलिए आज भगवंत मान यहां महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता भी इसी कार्यक्रम में शामिल होंगी। वैसे केजरीवाल की तरह ही इनकम टैक्स अधिकारी रही सुनीता केजरीवाल को राजनीतिक मंचों पर गिने चुने मौके पर ही देखा गया है, लेकिन अब नौकरी छोड़ने के बाद पंजाब की राजनीति में सुनीता की एंट्री को नए सियासी सफर की शुरुआत कहा जा रहा है। तो वहीं अमृतसर पूर्व सीट पर सिद्धू के सामने मजीठिया के आ जाने से मुकाबला अब मजेदार और दिलचस्प बन गया है। कह सकते हैं कि एक नीरस होने वाले मुकाबले में रोमांच थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन जीत सिद्धू की ही हो, इसके लिए उनका पूरा परिवार प्रचार के मैदान में जोर आजमाइश कर रहा है। पत्नी के साथ साथ अब बेटी राबिया भी मजीठिया पर हमले कर रही है। अमृतसर में अब की बार मुकाबला कड़ा है, लिहाजा सिद्धू को भी प्रचार के मैदान में डटना पड़ा है। सिद्धू मजीठिया पर लगातार हमले कर रहे हैं और इस काम में पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। मजीठिया पर हमले के लिए सिद्धू उनकी पत्नी नवजोत कौर के साथ साथ अब बेटी राबिया भी मैदान में आ गई है। अमृतसर की सड़कों पर घूम घूम कर प्रचार करती ये सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू है, जिन्होंने पहली बार कैमरे पर कड़क तेवर दिखाए और कहा कि विक्रम मजीठिया और उनके पापा में कोई तुलना ही नहीं है। ड्रग्स च पहुंचाना है लोगों ने अपने बेटे ते बेटियां नू, या बचाना है, एजुकेशन देनी है, जॉब्स देनी है। ए पंजाब दे लोगों नू मैं ही पूछना चाहूंगी, कंपैरिजन की है, मेरे पापा कित्थे हैं ते दूजा बंदा कित्थे है। मजीठिया पर हमला करते करते राबिया ने कहा कि मजीठा सीट पर तो वो पैसों के दम पर जीत जाते थे, जहां किराने की दुकान पर भी ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। ओदे कोई प्रॉब्लम नहीं आंदियां, पैसे नाल बिकदे हैं लोग, लेकिन इस बार नहीं बिकनगे। किराना ते ड्रग्स मिलदी हैं, किराने ते ड्रग्स। अमेठी की सियासत में एक बार फिर से हलचल है। इस बार बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह के नामांकन पर खींचतान शुरू हो गई है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, अमेठी हर बार चर्चा में रहता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहले तो सीट को लेकर गहमागहमी दिखी और अब नामांकन को लेकर। दरअसल इस सीट के लिए बीजेपी की मौजूदा विधायक गरिमा सिंह और संजय सिंह दोनों बीजेपी के सामने टिकट के लिए दावा ठोक रहे थे, लेकिन पार्टी ने संजय सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन अब संजय सिंह के नामांकन पर गरिमा सिंह ने ये कहते हुए आपत्ति दर्ज करा दी कि वो उनकी पत्नी है, जबकि संजय सिंह ने पत्नी के कॉलम में दूसरी पत्नी अमिता का नाम भरा है।
मैंने आज अपने पत्नी होने का स्थान पाने के लिए, पत्नी होने का अस्तित्व के लिए, पत्नी के गौरव के लिए और पत्नी के सम्मान के लिए आज ये आपत्ति दर्ज कराई है। संभवतः अमिता मोदी के लिए पत्नी का स्थान दिया गया है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मैं हूँ पत्नी और रहूंगी। एबीपी न्यूज ने नामांकन के दौरान दिए गए जब संजय सिंह के एफिडेविट को देखा तो वाकई पत्नी के कॉलम में अमिता का ही नाम लिखा था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने गरिमा सिंह की आपत्ति को खारिज कर दिया है और संजय सिंह का नामांकन वैलिड करार दिया है। आधार ये है कि संजय सिंह ने अपनी दलील में कहा है कि 27 मार्च 1995 को गरिमा सिंह से तलाक होने के बाद उन्होंने अमिता सिंह से शादी की थी। अमिता सिंह एकमात्र पत्नी हैं और वो दोनों पिछले 27 सालों से साथ रह रहे हैं। संजय सिंह और गरिमा सिंह के बीच पति पत्नी होने या न होने का ये विवाद सालों पुराना है और दोनों के बीच की ये तकरार चुनावों के बीच जरूर चर्चा में आ जाती है। वजह है दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसी तकरार के चलते गरिमा सिंह और संजय सिंह की मौजूदा पत्नी अमिता सिंह ने 2017 का विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ा था। देखिए, अभी तो यूपी का चुनाव शुरू ही हुआ है, लेकिन पहले चरण के बाद ही नेताओं ने बहुमत पाने के बड़े बड़े दावे शुरू कर दिए हैं। सब समझते हैं कि ये जल्दबाजी है, लेकिन नेता ये भी जानते हैं कि चुनाव में ऐसे बयानों से भी हवा बनाई और बदली जा सकती है। अखिलेश यादव यही कर रहे हैं। यूपी में 7 चरणों का लंबा चुनाव है। अभी तो दूसरे दौर के लिए ही प्रचार का घमासान चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले दौर का मतदान खत्म होते ही ये अनुमान लगा लिया है कि 10 मार्च को क्या होने वाला है। बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। जो फैसला जनता को और हमें आपको देखने को मिलता 10 मार्च को, वो 10 फरवरी को ही जनता ने दे दिया। 420 सीटें गठबंधन जीत सकता है। अखिलेश जिस दम पर ये दावा कर रहे हैं, उनके मुताबिक वो किसान और नौजवान हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि चुनावी लड़ाई अभी लंबी है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जिस स्तर का नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनका मैनिफेस्टो में फोटो ही नहीं है। जिस उप मुख्यमंत्री की फोटो ही नहीं रखी हो, इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 साल उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इनकी तस्वीर लगाई जा सके। बिजनौर की रैली से सीएम योगी ने भी अखिलेश और जयंत दोनों पर हमला बोला। हमले का हथियार फिर वही दंगा और गुंडागर्दी था। खेती करने नहीं जा सकता था, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, और जो व्यापारी घर से निकलता था वह सोचता था कि घर शाम को वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। केवल प्रदेश को 2 काम किए, गुंडागिर्दी, अराजकता और दंगे। 700 से ज्यादा दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो बीजेपी एसपी में एक दूसरे के खिलाफ हमला जारी है, लेकिन इनके बीच इस बार प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस भी अपने बूते नई जमीन तैयार करने की कोशिश में है। जहां अखिलेश को किसानों नौजवानों से वोट का भरोसा है, तो प्रियंका को महिलाओं और किसानों से समर्थन की उम्मीद है। लेकिन शायद प्रियंका को भी ये पता है कि 2022 में उनके लिए कोई जादू नहीं होने वाला, और इसलिए शायद पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए उनकी नजर 2024 के चुनाव पर है, और तब वो चुनावी मैदान में भी उतरने का प्लान बना रही है। एबीपी न्यूज पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। 24 में देखेंगे, एक ना एक दिन तो लड़ूंगी, क्यों नहीं। लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, देखते हैं। कुछ तकनीकी खामी के कारण हम आपको यूपी में पहले दौर के मतदान में घटे वोट प्रतिशत की रिपोर्ट नहीं दिखा पाए थे, तो एक बार फिर आपको लिए चलते हैं यूपी की उस चुनावी बिसात पर जहां पहले दौर की वोटिंग में सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार 2017 के मुकाबले 4% कम वोटिंग हुई है। अब इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि इस कम वोटिंग के मतलब क्या है। यूपी के वोटर आखिर इस अब वोटिंग के परसेंटेज के सहारे क्या इशारा कर रहे हैं। यूपी में पहले चरण की वोटिंग हो गई। पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 76 वोट पड़े। मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई।
लेकिन शाम को जब चुनाव आयोग ने आंकड़े बताए तो कई सवाल खड़े हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक पहले चरण वाली 58 सीटों पर कुल 60.1% मतदान हुआ, यानी पिछले चुनाव की तुलना में करीब 4% कम। पिछले चुनाव में यूपी की इन्हीं सीटों पर 64% वोटिंग हुई थी और तब बीजेपी ने इन 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल कर लखनऊ में सरकार बनाई थी। अब सवाल ये कि कम वोटिंग का मतलब क्या है? कम वोटिंग से किसे फायदा, किसे नुकसान? क्या यूपी में सत्ता विरोध की लहर है या वोटर योगी सरकार से खुश है? पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी जीतेगी और कैराना से काशी तक चुनाव आते आते ये लहर दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। वैसे चुनाव विश्लेषक अब तक ये दावा करते रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग बदलाव के लिए होती है, जबकि कम मतदान मौजूदा सरकार पर दोबारा मुहर का संकेत है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। शहरी सीटों में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, जहां बीजेपी के कोर वोटर ज्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खूब वोट पड़े हैं, जहां किसानों का जोर है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कृषि कानूनों को लेकर इस बार किसान बीजेपी से नाराज हैं। जो फैसला जनता को और हमें आपको देखने को मिलता 10 मार्च को, वो 10 फरवरी को ही जनता ने दे दिया। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन को ऐतिहासिक किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है। हालांकि बीजेपी के अपने दावे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की रैली से ऐलान किया कि ये बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई है। भारी संख्या में माताएं बहनें चुनाव मतदान के लिए निकल रही हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा दी है, इसलिए माताएं बहनें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान के लिए निकल रही है। अब जरा वोट प्रतिशत का खेल भी समझ लीजिए। 2012 की तुलना में 2017 में जब इन 58 सीटों पर करीब 3% ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो बीजेपी को 43 सीटों का फायदा हुआ था, जबकि बीएसपी को 18, समाजवादी पार्टी को 12, आरएलडी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। इस बार भी ऐसा होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो इंतजार कीजिए 10 मार्च का, जब नतीजे आएंगे। 10 मार्च को ही पता चलेगा जाटलैंड में किसकी हुई है जीत। देश की सरहद की रक्षा के लिए इस वक्त गुजरात के समंदर में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में बीएसएफ के साथ साथ वायुसेना भी जुटी हुई है। क्या हुआ है सकरीक की सीमा पर, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गुजरात के समंदर में घुसपैठ की कोशिश। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से उतारे कमांडो। हरामी नाले में पकड़े गए 11 पाकिस्तानी बोट। ये गुजरात के सरक्रीक में मौजूद वही दलदली इलाका है जहां बुधवार रात को 1-2 नहीं दर्जन भर पाकिस्तानी नावों को रात के अंधेरे में चुपचाप घुसते देखा गया। इसी के बाद सरहद की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। 11 पाकिस्तानी बोट पकड़े गए, लेकिन इसमें मौजूद घुसपैठिए नदारद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ ने वायुसेना से मदद मांगी। बीएसएफ ने अपने बयान में बताया, कमांडोज के 3 ग्रुप को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सरक्रीक एरिया के 3 अलग अलग इलाकों में एयर ड्रॉप किया गया है। करीब 300 किलोमीटर में फैले इस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। बीएसएफ को अंदेशा है कि संदिग्ध पाकिस्तानी मछुआरे सरक्रीक एरिया के दलदल और मैनग्रोव जंगल में छिपे हुए हैं। बीएसएफ के गुजरात फ्रंटियर गांधीनगर के आईजी जीएस मलिक सर्च ऑपरेशन के लिए खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तानी सीमा से सटे सरक्रीक एरिया में पाकिस्तानी बोट्स अक्सर आती जाती रहती हैं। इनके जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करते हैं। आपको याद होगा कि 26/11 हमले के लिए भी बोट के जरिए ही पाकिस्तानी आतंकी मुंबई में घुसे थे। इसलिए बीएसएफ इस बार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। तो बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर विवाद मामले में उकसाने वाले काम न करने की अपील की है। लेकिन हिजाब पर हंगामा अब भी जारी है, क्योंकि कोर्ट की अपील के बाद भी नेताओं के लिए चुनाव में चुप रहना भारी चुनौती है।
हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुई कलह पूरे देश में फैल चुकी है। विवाद को खत्म करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। अब सोमवार को फिर सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी कर कहा है मामला सुलझने तक छात्र धार्मिक ड्रेस न पहने, शैक्षणिक संस्थाओं के कैंपस में धार्मिक ड्रेस पहनने से बचे। सुनवाई जारी है, जल्द से जल्द फैसला आएगा। कोर्ट के फैसले तक शांति सद्भाव बनाए रखे, फैसला आने तक उकसावे वाला काम न करे। उधर अदालतें छात्रों से उकसावे के काम से बचने की सलाह दे रहा है, लेकिन नेता उकसावे वाला बयान देना जारी रखे हुए हैं। यूपी में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी सांसद ने विवादित बयान दिया। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हिजाब को आतंकवादी और तालिबानी सोच करार दिया है। 4-5 महीना पहले तालिबानियों ने अफगानिस्तान को निगल लिया और वो जो तालिबानी जो बुर्का होता है या हिजाब कहते हैं, वही व्यवस्था आज इस देश में लागू करने का प्रयास हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी उसको समर्थन दे रही हैं। जाहिर है पार्टी चाहे जो भी हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन किसी संवेदनशील मामलों में ऐसे उकसावे वाले बयान से विवाद और बढ़ता है। लेकिन ये सब फिर भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव है। तो चुनावी मौसम में विवाद देश के किसी भी कोने में हो, वो चुनावी राज्यों तक पहुंच ही जाता है। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब यूपी के कॉलेजेस तक पहुंच गया है, लेकिन यहां आमने सामने छात्रों के गुट नहीं है, बल्कि एक छात्रा और प्रोफेसर है। यह है जौनपुर का तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज। अब तक ये कॉलेज बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए सूबे में मशहूर था, लेकिन एक वायरल विवाद की वजह से सुर्खियों में है। ये विवाद है हिजाब का, जो कर्नाटक से फैलता हुआ जौनपुर के इस कॉलेज में पहुंच गया है। यहाँ बीए फाइनल ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा जरीना का आरोप है कि इन्हें हिजाब पहनने की वजह से एक प्रोफेसर ने काफी बुरा भला कहा और जलील किया। हमेशा की तरह क्लास करने के लिए कॉलेज हिजाब में जाती थी और अध्यापकों में सरस्वती वास होती है, पर जो सर ने किया उनके अंदर सरस्वती नहीं शैतान वास करता है। मैं हमेशा की तरह क्लास में हिजाब लगा कर गई, जिससे सर आते ही मुझसे पूछे कि ये तुम क्या लगाई। हमने कहा कि हमने हिजाब लगाया हुआ है। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। जरीना के मुताबिक ये वाकया बुधवार का है, लेकिन अब ये विवाद शांत होने के बजाय बढ़ सकता है, क्योंकि जरीना का परिवार प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तैयारी कर रहा है। क्या किसी कंप्लेंट की इस मामले को लेकर? अभी हम इसकी कंप्लेन करेंगे। क्या नाम है? जरीना खान। तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज में हिजाब का ये विवाद गरमाने के बाद कॉलेज प्रशासन जांच की बात कह रहा है। आज छात्रा के पिता हमसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि शायद कल किसी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में कोई ऐसी घटना घटी जो हिजाब को लेकर के थी। चूँकि मामला मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया है, तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूँ, पूरे प्रकरण की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस कॉलेज में लगे इस बोर्ड पर नजर डालें तो इसमें साफ साफ स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड के पालन की हिदायत दी गई है, लेकिन किसी को हिजाब पहनने से रोका जा सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के जवाब का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां प्रियंका गांधी के रोड शो के आयोजकों पर केस दर्ज हो गया है। कल मुरादाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो था, जिसमें आचार संहिता और कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर आयोजक और कांग्रेस उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 20 लोगों के साथ ही घर घर प्रचार की इजाजत है, लेकिन उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी के रोड शो के आयोजकों पर केस दर्ज हो गया है। कल मुरादाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो था, जिसमें आचार संहिता और कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर आयोजक और कांग्रेस उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा हो गया है।
और अब बात करते हैं कि चुनाव में नेता जनता से लगातार वोट डालने की अपील करते हैं, लेकिन कल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद ही वोट डालने नहीं पहुंचे। और इस पर नजर डालते हैं कि आखिर कार्टूनिस्ट इरफान की कलम से आज क्या निकला है। कोई आपसे कहे कि आजा मेरी गाड़ी पर बैठ जा, तो आप पहले ये सोचोगे कि भाई मैं ऐसी गाड़ी पर बैठूं जो आपको समय पर मंजिल पर पहुंचा दे। तो कल हुआ ये कि साइकिल पर लिफ्ट लेकर जयंत चौधरी जब मतदान केंद्र पहुंचे तो समय ख़त्म हो चुका था। अब देखना यह है कि क्या इसी साइकिल से सवार होकर जयंत चौधरी लखनऊ पहुंच पाएंगे या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।